अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज रिजवानुल हक, आई एम फ्रॉम इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। आज बिल्कुल एक नई तरह की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा प्लान ये है कि हम आपके साथ जो है वो कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ। और उसमें स्पेशली वो लोग जिन्होंने हायर एजुकेशन में जो है वो पीएचडी कर ली है, या वो अपनी लाइफ के अंदर किसी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर उन्होंने पीएचडी का सफ़र किया तो किस तरह से किया। और उनके एक्सपीरियंस से पर्पस ये है कि हम उनसे कुछ लर्न कर सकें। और पीपल, चूंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस थे कि जी हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, स्पेशली इन अब्रॉड, वहाँ पे किस तरह से जो है वो एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो आज हम हमारे साथ एक बहुत ही एक नुमाया जो शख्सियत हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने वो यूएसए गए और वहाँ से जाके उन्होंने पीएचडी की, और अब वो जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यूएसए में है। डॉक्टर अवैस सलीम हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब जो हैं उनके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो मैं भी दे देता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो वैसे चिराग, वो क्या कहते हैं, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर ही होगा। तो बेहतर ये होगा कि आपसे हम लर्न भी करेंगे, आपसे कुछ सीखेंगे भी, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एनलाइटन होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ड्रीम होता है कि वो पीएचडी में एडमिशन ले सकें, और स्पेशली यूएसए में अगर एडमिशन हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अवैस सलीम हमारे साथ हैं जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया लमार यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है इन कम्युनिकेशन थ्योरी एंड रिसर्च, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से की है। और डॉक्टर साहब जो हैं इनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है दैट इज विद ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रहे हैं, एंड ही हैज मोर देन अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे हैं, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इनटू डिफरेंट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और इनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर है, सोशल मीडिया में है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर है, विच इज प्रोबेबली एक तो पीएचडी है, और फिर उससे ज्यादा जो इंटरेस्ट, जो आजकल बहुत हॉट चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब से। और हमारे साथ हमारे 30 जो सेकंड मेहमान हैं वो गुलाम हैदर साहब हैं। हैदर साहब used to be my colleague in Pakistan Poverty Alleviation Fund। हैदर साहब जो है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशंस को देखते थे, मैनेजर थे वहाँ पे, और हैदर साहब के पास भी बड़ा डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस है। ही वाज एसोसिएटेड विद द न्यूज़ एज वेल, और द न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है, और वहां से इनसे भी, हैदर साहब से भी लर्न करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, आप काइंडली कुछ हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करें कि अपने बारे में एक छोटा सा, मैंने तो इंट्रोडक्शन करवा ही दिया खैर, बट दैट्स वेरी ब्रीफ, कुछ प्लीज। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आपने कहा सूरज को चिराग दिखाएंगे, भैया चिराग शराग वाली बात नहीं है, या हम तो छोटे से दीवे हैं जैसे कहते हैं। तो जो है देखें, जैसे मैं आपने कहा, मतलब अभी मेरा रीसेंट इंट्रोडक्शन तो जाहिर है यही है कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग। हमारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, एजुकेशन, अगरचे मीडिया या मीडिया की रिक्वायरमेंट्स तो वही रहती हैं, लेकिन हर जगह के लिहाज से जो है वो थोड़ा बहुत आप उसको सब्जेक्ट को ट्वीक करते हैं। अब जैसे हम पाकिस्तान में जर्नलिज्म से मुराद स्ट्रिक्टली अखबार या टेलीविजन की जर्नलिज्म लेते हैं। यहाँ पर जब आप जर्नलिज्म कहते हैं तो उसमें पीआर भी आ जाती है। सो वो मैं कर रहा हूँ। आप कह लें कि 4 साल मैंने फ्लोरिडा में गुजारे जब मैं पीएचडी कर रहा था, और जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो एडिशनली एज टीचिंग असिस्टेंट्स कुछ टीचिंग भी करते हैं। सो वहाँ टीचिंग की, फिर अब तक ये 4था साल मुझे यहाँ पे टेक्सास में है एज अ फुल टाइम इंस्ट्रक्टर। सो बस चल रहा है, थोड़ी सी टीचिंग, थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा जो है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल है टीचिंग का वो वेस्ट में, मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा, पूरे वेस्ट में इट इज डिफरेंट। उसमें आप सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं कर रहे होते, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग
सर्विस एंड रिसर्च। सो टीचिंग तो जो जाहिर है क्लासरूम टीचिंग हो गई, लेकिन आप को कॉन्फ्रेंसेस में भी जाना होता है, पेपर करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं पेपर्स, विच अब जैसे आज मेरा जो एनुअल रिव्यू है वो ड्यू है, मुझे उसमें लिखना है कि पिछले साल में मैंने क्या रिसर्च की, मेरी रिसर्च आउटपुट क्या थी। फिर उसके बाद जो सर्विस का कंपोनेंट है उसमें दीगर चीजें आ जाती हैं, जैसे आप डिपार्टमेंट की कमेटीज में सर्व करते हैं, यूनिवर्सिटी की कमेटीज में सर्व करते हैं, बट दे वांट यू टू गो आउट इन द कम्युनिटी, जैसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या कम्युनिटी एंगेजमेंट कर रहे हैं। सो बस इस तरह की चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं ये बड़ा पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से जो है वो एक बंदा जिसने बैचलर डिग्री की है और वो आगे परसू करना चाहता है अपनी हायर एजुकेशन को, किसी ने मास्टर्स डिग्री की है और वो परसू करना चाहता है हायर एजुकेशन को और वो पीएचडी की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए लोगों को अपना अपना जो क्राइटेरिया है, पाथवे जो है वो कैसे सेट करना चाहिए, और उसके लिए रिक्वायरमेंट मेजर अगर आप कुछ रिक्वायरमेंट्स बता सकें, सिंस आप यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे हैं तो आप बड़ा मतलब एक डायरेक्ट आपसे जानने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ। आप तो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं ना, आप लोगों को प्रोफेशनली एडवाइस कर रहे हैं, तो जाहिर है आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लोग आते होंगे। जब से मैं इस एकेडमिक साइड पर आया हूँ, मैं जब खुद पढ़ रहा था या अब, बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि, और अक्सर मुझे मुझे ये यकीन है कि उनका ये ख्याल होता है कि अगर इतना नालायक आदमी जो हमारे साथ होता था ये कर सकता है तो हम भी कर तो सकते होंगे जरूर। सो जब वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू। जब नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे कोई ऐसा गुमान नहीं है, और आप, क्योंकि मैं और हैदर इकट्ठे होते थे, सो मैं किस काबिल हूँ ये हैदर को पता है बहुत अच्छी तरह। सो पॉइंट ये है कि मैंने जब पहली दफा इसके बारे में सोचना शुरू किया, और हम उस वक्त कॉलीग ही थे, मैं भी द न्यूज में था, मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं उस वक्त एमफिल कर रहा था, और एमफिल मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट पसंद था, और हमने मास्टर्स किया, और मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ और कोई कॉन्सेप्ट शायद एमफिल में हम कर सकेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उस एक्सपीरियंस का कोई इतना मजा नहीं आया, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी फुलफिलिंग और एनरिचिंग एक्सपीरियंस। शायद उसमें हमारा अपना भी कसूर होगा, क्योंकि हम जाहिर है और चीजों में बिजी थे उस वक्त, एक फुल टाइम करियर परसू कर रहे थे। सो मैंने उस वक्त ये सोचा कि अगर कभी पीएचडी की तो पाकिस्तान से मैं नहीं करूंगा। और उससे पहले जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो मुझे इत्तेफाक हुआ, एक अमेरिकन सेंटर वाले कोर्स कराया करते थे अमेरिकन हिस्ट्री का, मुझे वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। और वहां पर दो इंस्ट्रक्टर्स थे, एक डॉक्टर फारूक हसनात और एक और थे, उनका नाम मैं अब भूल रहा हूँ, वो भी कोलंबिया से पढ़े हुए थे, दोनों पॉलिटिकल साइंस के थे। हाँ, सईद शफकत थे वो सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी फिर रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल साइंस के थे। मैंने जब वो बोलते थे उस सेशन में, तो आपका दिल चाहता था कि आप बस इनको सुनते रहें। इसी तरह हमारे एक दो और उस्ताद थे जो हमारे अपने डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा, अगर आप अमेरिका से पीएचडी करके इस तरह के हो जाते हैं तो फिर तो शायद हमें भी कोशिश करनी चाहिए। नॉट नेसेसरली मतलब ये कि वो बाद में आप उसको, जाहिर है आप और सोचते हैं देखते हैं, मतलब नॉट नेसेसरली अमेरिका, बट वेस्ट इन जनरल, अगर आप किसी अच्छी जगह पर गए हैं और आपको उस रिगर से गुजरने का इत्तेफाक हुआ है। सो मैं जब उस कॉन्फ्रेंस में गया मलेशिया, और मैं एमफिल कर रहा था, वहां पर एक इंस्ट्रक्टर हमारे जो थे वो ओहायो से आए हुए थे। उन्होंने मुझे पहली दफा उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए।
तो मैंने उनको वही दो जवाब दिए जो हमारे यहाँ अक्सर लोग देते हैं। पहला तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो रिपोर्टर हूँ और मैं अखबार में काम करता हूँ, मैं क्या करूंगा पीएचडी करके। दूसरा उन्होंने मुझसे मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है अमेरिका जाके पढ़ने के लिए। बट ही सेड के पैसे जो हैं दैट इज नॉट अ बिग कंसिडरेशन। आप अगर कोशिश करें और आप रिक्वायरमेंट्स को मीट करें तो बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज हैं जिन के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो उसके बाद फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे पाकिस्तान में पढ़ाने का मौका मिला, और जब मैंने पढ़ाया तो मैंने ये सोचा कि अच्छा अगर मुझे ये काम करना है तो फिर शायद मुझे अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने ओहायो में ही जहाँ से वो प्रोफेसर आए थे वहीं पे मैंने अप्लाई किया। उन्होंने मुझे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ वहाँ। सब्सिक्वेंटली मैंने क्योंकि मैंने जीआरई टॉफल वगैरह कर लिया था और वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स आ गए थे, सो मैंने उसी हल्ले में फुलब्राइट भी अप्लाई किया और वो प्रोसेस पूरा चला और मैं उसमें क्वालिफाई कर गया। मैं आया, नॉर्थ कैरोलिना में एक सेमेस्टर रहा, बट देन देयर वर पर्सनल सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ व्हिच आई हैड टू विथड्रॉ। सो मैं फिर वापस चला गया और मैंने वही काम शुरू कर दिया एज ए जर्नलिस्ट। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके एक चीज रहती है कि यार मैंने एक चीज शुरू की थी, उसको मैं पूरा कर लेता तो अच्छी बात थी। सो इट एज लक वुड हैव इट, मुझे दोबारा अमेरिका आने का मौका मिला प्रोफेशनली, और उस वक्त मैं फिर ये सोच कर आया कि अगर मुझे ये मौका दोबारा मिल रहा है तो मैं इसमें वो भी दोबारा करने की कोशिश करूंगा। सो मेरा 2 साल का स्टेंट डीसी में था एज ए जर्नलिस्ट, वो मैंने पूरा किया। फिर मैं फ्लोरिडा चला गया, मैंने नए सिरे से वो शुरू किया एंड आई कंप्लीटेड इट। अब जब उसकी रिक्वायरमेंट की बात है, जहाँ से जो आपका सवाल था, मेरा ओहायो में नहीं हुआ बावजूद इसके कि वो साहब एसोसिएट डीन थे वहाँ डिपार्टमेंट में, उन्होंने मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ। जब मैंने फुलब्राइट अप्लाई किया तो फुलब्राइट में वो आपसे 5 ऑप्शंस मांगते हैं कि आप किन जगहों पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो 2 जगहों से मुझे रिजेक्शन आ गई, 3 जगहों से मुझे एक्सेप्टेंस आ गई। सो हमने इस प्रोसेस से गुजर के ये देखा है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी एक जगह से रिजेक्ट हो गए हैं तो आप एक बुरे कैंडिडेट हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनका मैं बाद में तस्करा करूंगा। सबसे पहले आपको जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है उसको देखना होता है कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं। आप जो उनके टेस्ट स्कोर्स हैं, जीआरई है, टॉफल है, आपके ग्रेड्स हैं, प्लस अनलाइक पाकिस्तान वेस्ट में कहीं भी जब आप अप्लाई करेंगे वो आपसे के सिर्फ एकेडमिक ग्रेड्स को नहीं देख रहे होते, वो ये भी देखते हैं कि आप कितने वेल राउंडेड एप्लीकेंट हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितने अच्छे हैं, आपने का कोई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप हर वक्त किताबों में ही घुसे रहते हैं या उसके अलावा भी कुछ करते हैं। सो वो सारी चीजें जो हैं वो बड़ी जरूरी हैं। आप के इवन आप अगर कोई स्टूडेंट इस वक्त सोच रहा है कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, आपके कैंपस में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मुख्तलिफ क्लब्स हैं, डिबेट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको जो है उनमें हिस्सा लेना चाहिए। आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं लेकिन सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मेरा जो जीआरई का स्कोर था वो उससे कम था जितना मिनिमम बेंचमार्क यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि यह होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद आप आगे चलें तो आपकी पीएचडी के में खास तौर पर जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो आप बनाते हैं, जिसमें बेसिकली आप, अगर मैं मुख्तसरन ये कह सकूं, उसके आपको वो लोग इंटरव्यू नहीं कर रहे उस वक्त, उन्होंने आपका जो एप्लीकेशन पैकेट है
उसके थ्रू आपको देखना है और जज करना है। सो जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है कि आप कितने क्लियर हैं अपने गोल के बारे में, जो आपने अब तक किया है उसके बारे में, और जब आप वो गोल अकम्प्लिश कर लेंगे तो उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशन क्या करेंगे। ये 3 हिस्से होते हैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के। उसके बाद जो आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि आप किस जगह जाना चाहते हैं। जब हम अप्लाई करना शुरू हुए और हमने भी जो ये बड़े बड़े शहरों में चंद बड़े बड़े नाम हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉर्नेल में, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमने भी यही नाम सुने हुए थे और हमारा ख्याल था कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सो हम तो यहीं जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप उस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज अमेरिका में कोई एचईसी नहीं है जो सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट कर रही हो और सबको ये कह रही हो कि आपने यही कोर्स पढ़ाना है और यही आपकी एक स्ट्रेट जैकेट किस्म की अप्रोच होगी। यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट है, उस यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। सो ये मुमकिन है कि आप जिस जगह अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने जो लिखा है कि मैं इस एरिया में रिसर्च करना चाहता हूँ या मेरे इस तरह के एकेडमिक इंटरेस्ट हैं, वो उनकी एक्सपर्टीज ही ना हो या उस तरह का काम करवाने के लिए उनके पास फैकल्टी ही ना हो। सो यू मे बी अ गुड कैंडिडेट बट यू आर नॉट अ गुड फिट फॉर दैट। सो ये सारी चीजें जब आप फुलफिल कर लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे, और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज इवन रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज के साथ एक और जो अंडर करंट शामिल हो जाता है वो ये है कि दोज प्लेसेस आर मोर अफोर्डेबल। अब आप अगर न्यूयॉर्क में रहते हैं या फ्लोरिडा में टलासी में जहाँ मैं था, अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा फर्क था। तो वो चीज उसके साथ शामिल हो जाती है। सो रिसर्च कि आप किन जगहों पर जाना चाहते हैं, वहां पे फैकल्टी क्या कर रही है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके इंटरेस्ट उनके साथ मैच होते हैं या नहीं होते। जो एकेडमिक एडवाइजर्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के डायरेक्टर्स हैं हर डिपार्टमेंट में, उनको अगर आप लिखें, मोस्टली 9 times out of 10 they will be very receptive, they will talk to you, they will give you ideas, they will let you know कि आपके कितने chances हैं या नहीं है, because it is part of their job to respond to your inquiries, and no question is a silly question. So that is always a good strategy. जो जहां बात आकर रुकती है इवेंचुअली वो है कि जी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अमेरिका का मॉडल पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है इस लिहाज से। आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें, आप इंग्लैंड में अप्लाई करें, आप दूसरी जगहों पे यूरोप में अप्लाई करें, शायद वो आपको शुरू में ये अग्री कर लें कि हम आपको इतना स्कॉलरशिप देंगे। अमेरिका में कोई आपके दाखिले से पहले आपसे कमिट नहीं करेगा कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। यहाँ पर मॉडल ये है कि यू नीड टू बी एडमिटेड एट द स्ट्रेंथ ऑफ योर एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में एक खाना होता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपका दाखिला हो गया तो क्या आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। और आप, जाहिर है मैंने भी उसको टिक किया था, सब लोग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हैं वो उसको टिक करते हैं। वंस यू आर एडमिटेड, आपका एप्लीकेशन पैकेट जाता है ग्रेजुएट ऑफिस में, वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में नहीं जाता। वहां पर वो जो लीव्स हैं आपकी एप्लीकेशन के, उनको सेपरेट करते हैं। जो डिपार्टमेंट से मुतल्लिका है वो डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जो फाइनेंशियल ऑफिस से मुतल्लिका है वो फाइनेंशियल ऑफिस में भेज देते हैं, जो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज देते हैं। हर कोई इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है। जब आपका दाखिला हो जाता है, पहले आपको जो लेटर ऑफ एडमिशन है वो आएगा, या आप एडमिशन ऑफर कह लें वो आएगा, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल ऑफिस है वो आपको राब्ता करेगा और आपसे कहेगा कि ये आपने इंडिकेट किया था अपनी एप्लीकेशन में, तो अब आप बताएं कि आपको कितने पैसे चाहिए, आपके अपने पास कितने पैसे हैं, और हम आपको क्या दे सकते हैं। सो दैट टेक्स अ बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ। आप उनको बताएंगे कि जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं, दे विल टेक इट टू द डिपार्टमेंट। द अर्लियर यू अप्लाई,
the better chances you have to get a scholarship, because generally इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो डेडलाइन है एडमिशन की वो वैसे ही जल्दी होती है लोकल स्टूडेंट्स की निस्बत, और उसमें भी आप जितना जल्दी अप्लाई करें तो इसका चांस बेहतर होता है कि आप एडमिशन भी सिक्योर कर सकें और स्कॉलरशिप्स भी सिक्योर कर सकें, क्योंकि if you come across a good candidate, they will not want to let you go, they will find you opportunities, और उसके बाद जो है वो फिर ज़ाहिर है वीजा के प्रोसेस के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है। सो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप अपने डिपार्टमेंट के या अपने प्रोग्राम के हवाले से या वहाँ रहने के हवाले से अगर आप एक बॉल पार्क फिगर लेना चाहें कि मुझे कितने पैसों की जरूरत होगी अगर मैं वहां जाऊंगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर इसमें यह बहुत मैटर करता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं टेक्सास में रहता हूँ, ह्यूस्टन में रहता हूँ, यहाँ पर राइस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, बट इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। University of Houston is also a tier 1 university, but it's a public university. So उसी प्रोग्राम में अगर जो फीस है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, अगर मैं फर्ज कीजिए कम्युनिकेशन की एग्जांपल देता हूं, अगरचे राइस में कम्युनिकेशन नहीं है, बट चले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स की अगर साल की फीस यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में $8,000 है, तो शायद वो राइस में $50,000 होगी। ठीक है, सो अगर वो आपको ये अग्री भी कर लेते हैं कि हम आपको 50% स्कॉलरशिप देंगे, इट इज स्टिल $25,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसकी बड़ी वजह यह है बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर फॉर प्रॉफिट। पब्लिक यूनिवर्सिटीज को पब्लिक फंड्स मिलते हैं, स्टेट फंडिंग होती है, और उनके चार्टर में एक तरह से शामिल होता है कि उन्होंने आपको स्कॉलरशिप्स देने हैं। और मतलब मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं, मेरे दोस्त गुजरे हैं, आई कैन वेरी सेफली से कि वो स्कॉलरशिप देने में बिल्कुल इस बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि आप लोकल स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। सो ये सारी वो बुनियादी चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। ये बहुत मुश्किल है कि आपको बिल्कुल जीरो फंडिंग के साथ और जीरो एक्सपेंस के साथ दाखिला मिल जाए। अब जैसे मैं पीएचडी में था, मुझे कंप्लीट ट्यूशन वेवर मिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन कोई $900,000 मुझे हर सेमेस्टर में देने पड़ते थे, जो वो कहते या आप कह लीजिए कि कोई $100 पर क्रेडिट आवर, जो वो कहते थे कि हम एज पर रूल्स हम वेव कर ही नहीं सकते। इसी तरह जो मेरी असिस्टेंटशिप थी, मैं एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर रहा था, इन ल्यू ऑफ दैट आई वाज सपोज्ड टू टीच अ फ्यू क्लासेस। अब वो जो पैसे हैं वो इतने होते हैं कि उसमें एक आदमी का गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप के साथ अगर मैं टैलाहासी के बजाय फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क में होता या सैन फ्रांसिस्को में होता, तो उतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं हो सकता था। ठीक है, फिर अगर आपके साथ फैमिली भी है, आप एक एडवांस्ड स्टेज पे हैं अपने करियर में या लाइफ में, तो उस फैमिली के लिए आप को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज खुद पूल करने पड़ेंगे। वो यूनिवर्सिटी जो आपको पैसे देगी उसमें गुजारा नहीं होगा। सो ये सारे वो सवाल हैं जिनका आपको अपने आप को जवाब देना चाहिए जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। रिजेक्शंस डोंट मैटर, कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये कहते हैं कि हमेशा 5, 7, 10 जगहों पर अप्लाई करना चाहिए। फाइनली मैं ये कहूँ कि वो तमाम लोग जो मुझसे बात करते हैं इन दिनों या पिछले सालों में करते रहे हैं, और जब मैं ये सारी कहानी उनको सुनाता हूँ, तो आखिर में वो मुझसे ये कहते हैं कि नहीं, कोई आसान तरीका दसो। आसान तरीका इस सारे प्रोसेस का कोई नहीं है। There are requirements, you have to fulfill those requirements, and if you can, there is a good chance that you can make it. डॉक्टर साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक सवाल में वो अपने हमारे जितने पर्सपेक्टिव क्वेश्चन थे आपने सारों के जवाब दे दिए।
एक छोटी सी ये आप भूल गए, अब मैं प्रोफेसर हो गया, अब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो चुप नहीं करता। नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड। थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन दे, बाद लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ठीक है मैं या मास्टर कर लिया है तो मैं वहां पे जाके एमफिल करूंगा, फिर उसके बाद मुझे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, या मैं यहाँ से बीएस कर लूंगा 4 इयर्स का, तो फिर वहां से जाके मुझे कोई एडमिशन पीएचडी में मिलेगा, या मैं यहाँ पे एमफिल करके जाऊं तो फिर मैं एलिजिबल हूंगा। ये थोड़ी सी ये कंफ्यूजन अक्सर रहती है, इस पे थोड़ा सा जरा गाइड कीजिएगा। देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन की, वो तो है 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अब उस 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन के डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। वो मॉडल आपका जैसे हमारा ट्रेडिशनल था, मैंने 2 साल का एफए किया, 2 साल का बीए किया, 2 साल का एमए किया, 2 साल का एमफिल किया, वो भी हो सकता है। अब जैसे 4 साल का बीएस और उसके बाद 2 साल का एमफिल शुरू हो गया पाकिस्तान में, वो भी हो सकता है। As long as you have 18 years of education, you can directly apply for admission in a PhD program. अच्छा, कई दफा ये भी होता है कि आप की 16 years of education है फॉर इंस्टेंस, और आपने एमफिल या उस तरह से वो नहीं किया। 16 years of education को वो कंसिडर करेंगे इक्विवेलेंट टू बैचलर। सो वो आप, और इस तरह के मॉडल पर भी बहुत से स्टूडेंट आते हैं। चाइना से बहुत स्टूडेंट इस तरह के मॉडल पर आते हैं, इंडिया से बहुत स्टूडेंट इस तरह के मॉडल पर आते हैं, जो मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं और उसके बाद जो है वो या उसी यूनिवर्सिटी में या कहीं और पीएचडी में जो है वो ट्रांसफर कर जाते हैं और उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो जो है ना वो एक क्वेश्चन मार्क होगी, क्योंकि ये एक तरह से पिरामिड बनता है। सबसे पहले जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, जो हाई स्कूल के बाद 12 साल की एजुकेशन के बाद जो 4 साल का कॉलेज है, उसको अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं। मास्टर्स और पीएचडी को ग्रेजुएट डिग्रीज कहा जाता है। सो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बहुत कम स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, और आपको जो बड़ा हिस्सा है वो अपनी तरफ से पूल करना पड़ता है। वो यहाँ पर तो जाहिर है वो एजुकेशन स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, दूसरी चीजें मौजूद हैं, लोन्स मौजूद हैं, सो वो स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरह जो लोकल स्टूडेंट्स हैं कर लेते हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए अनलेस कि आपके रिसोर्सेज इतने हैं, वो मुश्किल होगा। अगर आप उससे ऊपर चलें तो ग्रेजुएट प्रोग्राम में, मास्टर्स में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन वो उतना अच्छा स्कॉलरशिप नहीं होगा या उतना ज्यादा चीजें कवर नहीं करेगा जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। आपको स्टिल कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज से मैच करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम में हर क्लास में 30, 40, 50 स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो सब के सब लोगों को जो है वो एक ही तरह का स्कॉलरशिप दे सकें या एक ही तरह का इंसेंटिव दे सकें। अनलेस यू आर अ रियली ब्राइट कैंडिडेट, तो उसमें फिर वो आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। पीएचडी का एडवांटेज ये है कि पीएचडी में वो एडमिट ही उतने स्टूडेंट्स को करते हैं जिनको वो स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं। एंड आई एम सेइंग in 99% of cases, 1% element of doubt जो है वो हमेशा मौजूद होता है। अब जैसे फ्लोरिडा में मेरे एक्सपीरियंस में जितने हमारे डिपार्टमेंट में मुझसे पहले या उस दौरान में या मेरे बाद स्टूडेंट्स एडमिट हुए, सबको स्कॉलरशिप मिला। उसी यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन था, इट वाज अ वेरी बिग कॉलेज, उनके बहुत से डिपार्टमेंट थे, उनका जो पीएचडी प्रोग्राम था वो बहुत बड़ा था। सो वो तमाम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने में कामयाब नहीं होते थे। इट यूज्ड टू बी अ मेरिट बेस्ड पीएचडी स्कॉलरशिप। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उनका क्या मॉडल है, बट जनरली इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज I can safely say in 99% of the cases आपको even और पीएचडी में जो मैंने पहले डिस्टिंक्शन की थी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जो अच्छे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वहां भी आपको स्कॉलरशिप उसी तरह से फुली फंडेड या विद टीचिंग असिस्टेंटशिप वो मिल जाते हैं। ये तो डॉक्टर साहब उसी तरह ही है ना, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। जब आप ग्रेजुएट्स में तो आपको पता है, जैसे आपने बताया कि वो क्योंकि नंबर ज्यादा होता है तो फिर स्कॉलरशिप ऑफ कोर्स स्क्वीज हो जाते हैं। वंस यू आर एनरोल्ड इन पीएचडी एंड यू हैव
एम्पल चांस के जी आपको वंस यू आर एडमिटेड तो फिर आपको चांसेस मिलते हैं, फिर आपके लिए फंडिंग भी अवेलेबल होती है, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है। क्योंकि पीएचडी प्रोग्राम में मोस्टली जो नंबर है किसी एक सेशन में एडमिशंस का, इट इज समवेयर बिटवीन 5 to 7 to मे बी 10-12, इससे ज्यादा स्टूडेंट वो एक सेशन में एडमिट ही नहीं करते, ठीक है। और अगर वो स्टूडेंट फॉर इंस्टेंस इस साल अगर मेरी यूनिवर्सिटी को पता है कि हम ज्यादा स्टूडेंट एडमिट इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पिछले स्टूडेंट अभी चले आ रहे हैं, हमारे पास अभी फंडिंग में उतना रूम नहीं है कि हम और स्टूडेंट एडमिट कर सकें, तो वो नहीं करेंगे। या अगर 2 इस सेमेस्टर में ग्रेजुएट कर रहे हैं और 2 का रूम है तो वो 2 नए एडमिट कर लेंगे। दैट्स हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जो की टेक अवेज हैं जो मैंने आपकी डिस्कशन में से लिए हैं, एक तो ये कि आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें और किसी एक यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर नॉट टैग्ड एज कि जी आपको फर्दर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करें, 5-6 एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। डॉक्टर साहब, अप्लाई करने के लिए पीएचडी लेवल के ऊपर आपको कोई अपना प्रपोजल भी देना होता है? मतलब एक बच्चा है, उसने अप्लाई करना है आपके पास, लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी कि जी वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? देखिए फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तमाम यूनिवर्सिटीज की जो आप डिपार्टमेंट में जाएं, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आपको लिंक्स मिलेंगे और वो सबसे पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उस एप्लीकेशन को जब आप खोलेंगे उसके अंदर बाकी रिक्वायरमेंट्स भी लिस्ट की हुई होंगी। ठीक हो गया। जो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं आपके एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स, और ट्रांसक्रिप्ट्स में वो ये कहते हैं कि इट शुड बी साइंड एंड सील्ड बाय द इशूइंग एजेंसी। ओके, ठीक है। जनरली वो ये कहेंगे कि वो एजेंसी डायरेक्टली उनको भेजे, ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि ये होता है, जैसे मैंने भी किया था कि अब वो यूनिवर्सिटी कहती है कि हम क्यों पैसे भरें आपके इस कॉरेस्पॉन्डेंस के, सो आई आस्क्ड देम कि जी आप इसको साइन कर दें और सील कर दें, जो कोरियर के पैसे हैं वो मैं खुद दे दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया ये मास्टर्स और पीएचडी के लेवल पे जीआरई और टॉफल। जीआरई एग्जाम जो है वो इवन जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं उनको भी देना पड़ता है, बिकॉज इन अ वे इट्स एन इस पर ज़ाहिर क्रिटिसिज्म भी है, बट आई थिंक के वो जिस तरह से एग्जाम डिजाइन किया गया है, इट टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग और आपका एक्सप्रेशन और बहुत सारी दूसरी चीजें। सो वो एग्जाम स्टूडेंट्स को देने पड़ते हैं, और उनके स्कोर्स भी जो है वो ये कहते हैं जब आप वो एग्जाम दे रहे होंगे और टुवर्ड्स द एंड आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या आप ये स्कोर किसी इंस्टीट्यूशन को भेजना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप डायरेक्टली उनको भेजें। सो यू विल क्लिक दैट बटन, वो स्कोर डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन को चला जाएगा। और टॉफल की रिक्वायरमेंट तो जो है वो तमाम नॉन नेटिव कंट्रीज के लिए है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की, सो वो भी आपको देना चाहिए। और हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म की मिसकंसेप्शंस भी हैं और डिफरेंट किस्म के मॉडल्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि आप की जो लैंग्वेज स्किल है, या वो अच्छी है या वो बुरी है, आप 1 महीने के अंदर डिक्शनरी को जितना मर्जी रटने की कोशिश कर लें वो उससे बेहतर नहीं हो सकती। सो ट्रस्ट योर स्किल्स, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ्स, और जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो आपको पता है, उन पर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करें। मैंने 10वीं जमात के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी थी, सो आई न्यू कि मेरा जो क्वांटिटेटिव पार्ट है जीआरई का वो इतना अच्छा नहीं होगा, और वो नहीं हुआ, बट जितना मैं उसको बेहतर कर सकता था मैंने वो किया। सो ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है
कुछ यूनिवर्सिटीज में मुमकिन है कि वो आपसे एक रिसर्च स्टेटमेंट भी मांगे हैं, लेकिन वो जनरली उन डिपार्टमेंट में होता है, जैसे आप इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं या आईटी में अप्लाई कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं और आप उस प्रोजेक्ट को लिंक कर रहे हैं जो पीछे आपने काम किया हुआ है उसके साथ। बट जनरली जो रिक्वायरमेंट है, दे आस्क यू टू गिव देम अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे मैंने कहा, उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के 3 हिस्से होते हैं। एक ये कि मैंने अब तक क्या किया हुआ है, दूसरा कि जो मैंने किया हुआ है वो उससे कैसे लिंक होता है जो मैं आगे करना चाहता हूं, तीसरा कि अगर मैं वो करने में कामयाब हो गया जो मैं करना चाहता हूं तो मैं इसकी एप्लीकेशन क्या करूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसमें आप ये इंडिकेट करते हैं कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट्स ये हैं, मैं इस किस्म की चीजों पर काम करना चाहता हूँ, इस किस्म की चीजें जो हैं वो मेरे बैकग्राउंड से मैच करती हैं, और ये आप दे वुड लाइक टू नो कि आपने रिसर्च की हुई है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, और आप उनके बारे में जानते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में। अब मुझे याद है एक दफा मैं वीजा एप्लीकेशन के लिए इंतजार कर रहा था और एक साहब मुझसे पहले जो है वो खिड़की पर गए, जो ये स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे थे। उनसे वीजा ऑफिसर ने पूछा कि तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। उसने कहा जी मेरा भाई वहां गया था और उसने कहा था कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। उसने कहा इसका मतलब है कि तुम्हें तो क्लैरिटी ही नहीं है कि तुम क्यों जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो, सो तुम्हें तो हम वीजा नहीं दे सकते। सो ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। एक मिसकंसेप्शन है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और बड़ी उसकी निटी ग्रिटीज जो है वो उसमें आयरन आउट हुई हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो फैकल्टी आपको एडमिट कर रही है, जो एडमिशन कमेटी आपको एडमिट कर रही है, उनको पता होता है कि ये एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहा है। जब ये यहाँ आएगा तो इनवेरिएबली इसके इंटरेस्ट भी चेंज होंगे, इसको नई चीजों का भी पता चलेगा। मुमकिन है कि ये इसके बजाय किसी और चीज पर काम करना चाहे। मेरे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में फॉर इंस्टेंस मैंने उस वक्त लिखा था कि मैं सोशल मीडिया पर काम करना चाहता हूं, बट आई इवेंचुअली ग्रेजुएटेड इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप ये ना करें, लेकिन उस स्टेज पर, उस अर्ली स्टेज पर वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इसको थोड़ी बहुत क्लैरिटी है उसके बारे में कि मैं क्या करना चाहता हूं। दैट इज ऑल। और ये जब चीजें आप पूरी कर लेते हैं तो वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं या दूसरी चीजें हैं उसका सवाल, जैसे मैंने कहा, वो बाद में आता है कि जब वो आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के लिए आपसे कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट्स या इस टाइप की चीजें नहीं मांगेगा। जब वो हो जाएगा और वो आपसे राब्ता करेंगे, वो सवाल फिर उस स्टेज पर आएगा। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। एक छोटी सी लोगों को सजेशन जो आपने और दी, विच इज आई बिलीव वेरी क्रिटिकल, कि रादर देन अप्लाइंग टू मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज हमें एक्सप्लोर करना चाहिए रीजनल यूनिवर्सिटीज की ऑप्शंस को भी, या ऐसी यूनिवर्सिटीज दैट आर नॉट दैट नोन यूनिवर्सिटीज, लाइक एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गो टू आईवी लीग्स या स्टैनफोर्ड हार्वर्ड की तरफ जाना चाहते हैं। तो वहां पे कंपटीशन फिर आपको उतना ही टफ भी मिलेगा, वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत हाई होंगी। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि जब आप इन मेन सिटीज की तरफ जाते हैं तो फिर आपका जो एक्सपेंस है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंस है, वो भी उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका हमने बहुत सारा टाइम ले लिया। हमारे आई बिलीव के व्यूअर्स जो हैं वो बहुत एनलाइटेंड हुए हैं पीएचडी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से उस क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल किया जा सकता है। हैदर, आप कुछ कहना चाहेंगे या हम डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब का मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें इतना टाइम दिया और इतनी सीर हासिल गुफ्तगू हुई, और होपफुली जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको एक अच्छी मालूमात का और ग्रां कदर मालूमात हासिल हुई होंगी। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो अक्सर लोग पीएचडीज के लिए ऑप्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए ये होता है अच्छा ठीक है फैमिली
और वीजा और स्टे, और वो फिर उनकी प्रायोरिटीज वो बन जाती है ना। जिस तरह ये आपने बताया कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, उनको अपने काम में क्लैरिटी हो, वो उनको पता हो कि उन्होंने क्या किया है, उसके काम का अगले लिंक क्या करना है, और वापस आके उन्होंने उस अल्टीमेटली उसका बेनिफिट उनको क्या होना चाहिए ना। तो एटलीस्ट जब भी कैंडिडेट जो भी है, जो चाहे वो पीएचडी का है, चाहे वो मास्टर्स का है या ग्रेजुएट का, तो एटलीस्ट ही शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब आपके पास आए या किसी के पास भी जाए या कहीं से भी उसने कोई रब्ता करना है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या किया और क्या करना चाह रहा है, उसको लिंक अप क्या करना चाहिए। मेरी तरफ से तो मैं आपको बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप सेशन खत्म करेंगे, एक आखिरी सवाल मैं आपके जो सवाल आ रहे हैं उस पर मैं देख रहा हूँ। एक साहब कह रहे हैं कि आई एम 39, age does not matter. When I started, I was almost 36. ठीक है, सो एज का उस तरह से इशू नहीं है। एज की बुनियाद पर वो आपको डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करते। और आपने एक जो बड़ी अहम बात की कि अगर लोगों का ये ख्याल है कि मैं एक दफा किसी तरह वहां चला जाऊं और मैं उसके बाद गायब हो जाऊंगा और मैं सेटल हो जाऊंगा, 9/11 ने दुनिया बदल दी है। अब चीजें उस तरह नहीं हो सकती। अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है कि आप का किसी भी सेमेस्टर में अगर आप 9 क्रेडिट्स से कम ले रहे हैं तो आपको उसकी इजाजत नहीं है, आपको मिनिमम 9 क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे। अगर आपके ग्रेड्स जो हैं वो B से कम है और B इज से 80, दैट इज नॉट अ पासिंग ग्रेड एट PhD लेवल। सो आप एक ही सेमेस्टर में शायद जो है वो परफॉर्मेंस आपकी बुरी होगी, you will be kicked from that program, you will lose your financial scholarship, and once you are out of the program, you are out of visa status and they will come after you. So मतलब मुमकिन है कि कोई once in a while शायद कोई गायब होने में कामयाब हो जाए, लेकिन कब तक? And if that's the kind of life that you want for yourself, अगर आपको सिर्फ यही शौक है कि आप मैंने जब पहली दफा सोचना शुरू किया कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए, तो एक मेरे बुजुर्ग दोस्त थे, उनसे मैंने मशवरा किया। ही वाज हिमसेल्फ पीएचडी फ्रॉम एल्बनी। तो उन्होंने मुझे 2 मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पीएचडी करनी है तो किसी अच्छी जगह जाना और अपने पैसे से नहीं जाना। उस वक्त से लेकर वो स्कॉलरशिप मिलने तक मुझे 3 साल लगे। सो कहने का मकसद ये है कि मुझे कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको फौरन मिल जाएगा। दूसरा ये, अगर आपका शौक सिर्फ ये है कि मेरे नाम के साथ पीएचडी लग जाए और मैं लोगों को बता सकूं कि मैं 12 पीएचडी की थी और मैं डॉक्टर होना हुआ, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप ये चाइना वाइना और मलेशिया और ये इधर उधर चले जाएं, डिग्री भी मिल जाएगी और आपका शौक भी आपके नाम के साथ लग जाएगा। अमेरिका में वो मॉडल नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया और बड़ा मेरा ख्याल है कि फ्रूटफुल सेशन रहा होगा फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल। और आई बिलीव के आपको दोबारा भी जहमत देंगे बेस्ड ऑन कि जी हमें जो लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जाहिर है इस प्रोग्राम को चूंकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम और हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल होगा, तो लोग इसको देखेंगे और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के। तो मे बी आपको कोई दोबारा से भी हम तकलीफ दें कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करें और उन कुछ क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर दें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले प्रोग्राम में किसी वक्त मुलाकात होगी। जरूर। थैंक यू। थैंक यू हैदर साहब, बहुत आपका भी हैदर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारा तो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज हैं उनको हम अपने व्यूअर्स को सामने जो है वो लाते रहेंगे। द पर्पस मैंने स्टार्ट में भी प्रोग्राम के बताया कि जी पर्पस ये नहीं है कि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। पर्पस ये है कि आपकी तरह के लोग जो हैं, जो मेरे और आपकी तरह के हैं, उन्होंने जिंदगी में कुछ रिमार्केबल सक्सेस ली है, वेदर इट इज ऑन द एजुकेशन लेवल, वेदर इट इज ऑन द फाइनेंशियल लेवल, वेदर इट इज ऑन एनी अदर लेवल। तो उन लोगों से जो है वो जब आप वो अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं तो इंसान का माइंड मेकअप होता है, और वो माइंड जब मेकअप हो जाता है
तो आई बिलीव कि आपकी एनर्जीज और माइंड अगर मेकअप हो जाए, एक डायरेक्शन सेट हो जाए, तो यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। तो हैदर, इस थॉट के साथ इंशाल्लाह आपसे भी इजाजत चाहेंगे और अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया रिजवान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।